हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपनी यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री का हमारा जो है ये तीसरा चैप्टर है। तो तीसरा चैप्टर हमारा जो बनता है रासायनिक बलगतकी। तो रासायनिक बलगतकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे साथ लग करके आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके पहले के जो दो चैप्टर अब आपके बनते हैं, दोनों चैप्टर के वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर रासायनिक बलगतकी केमिकल काइनेटिक्स बनता है। सबसे पहले ये जानेंगे ये केमिकल काइनेटिक्स होते क्या है, यानी रासायनिक बलगतकी है क्या, इसमें क्या करना है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, इसको जानना है। उसके बाद फिर हम जो है अपक्रिया का वेग क्या होते हैं और इसका मात्रक क्या होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसको कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना आपका अभी तुरंत तैयार हो जाएगा, दोबारा इसमें देखने उखने का कोई चक्कर नहीं रहेगा। देखो बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी से आप पढ़ना सीख लीजिए। कुछ ना कुछ डेली आप तैयार करिए, एक एक टॉपिक आप डेली आप पढ़िए, बस बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप डेली पढ़ते रहिए। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम तक कुछ ना कुछ तैयार हो जाएगा। कुछ ना कुछ का मतलब आपका इधर थोड़ा थोड़ा जो तैयार रहे, ऐसे धीरे धीरे करके आपका तैयार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो बोर्ड जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब आपके लिए समस्या होगी कि एकाएक कहां से तैयार हो। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि डेली आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, नया डेली तैयार करते रहिए और जो आपका तैयार हो जाए उसका पुराना जो है रिवीजन बहुत ही जरूरी है, रिवीजन भी करते रहिए, नहीं तो आगे तैयार करोगे पीछे भूल जाओगे। तो ऐसी गलतियां ना होने पाए, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, नया तैयार करिए, साथ में पुराना भी रिवीजन करते रहिए। देखो आप लोग 12th में है तो 12th की तैयारी इतनी हल्की में मत लीजिए, आप डेली पढ़ने का अभ्यास कीजिए। अगर डेली आप नहीं पढ़ते हैं तो तैयारी आपकी पूरी हो नहीं पाएगी। अभी तक जो हुआ सो हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास और देखते हैं रासायनिक बलगतकी होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ये रासायनिक बलगतकी है क्या, नाम क्या है, रासायनिक बलगतकी, मतलब जो रासायनिक अपक्रिया होती है उस पर किस प्रकार का बल कार्य करता है। देखो मान लीजिए आपने एक रिएक्टेंट ए लिया है और बी लिया है और अब आप जो है उत्पाद बना रहे हो। क्या नहीं बना रहे हो, उत्पाद बना रहे हो, यह आपकी रासायनिक अपक्रिया है। तो अब भाई सबसे पहले हमने क्या कहा कि रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत अपक्रिया का वेग, भाई रासायनिक बलगतकी में क्या करते हैं, अपक्रिया का वेग। तो ये जो रासायनिक अपक्रिया हो रही है तो किस वेग से हो रही है, तो इसका पता आपको इसी से पता चलेगा। कहाँ पढ़ोगे इसके बारे में, इसके बारे में रासायनिक बलगतकी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ोगे भाई, किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग, इस रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो जिस स्पीड से यह अपक्रिया कर रहा है तो उस पर क्या क्या फैक्टर कारक करते हैं, यानी क्या करने से बढ़ जाएगा, क्या करने से घट जाएगा, कौन कौन से साम दाम दंड भेद उस पर लगाया जाता है, यही उसको वेग को प्रभावित करने वाले कारक में गिने जाते हैं। ठीक है, तो कोई रासायनिक अपक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अपक्रिया की क्रिया विधि, यानी इसकी मैकेनिज्म क्या है, यानी अपक्रिया की क्रिया विधि क्या है, इन सब का निर्धारण, ये इन सब के बारे में अध्ययन कहाँ करते हैं, रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत करते हैं। यानी जो भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो उस रासायनिक अपक्रिया का वेग, यानी इसका कितना वेग है, किस पर वेग डिपेंड कर रहा है, तो रासायनिक अपक्रिया वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समझ में आ गए नहीं, वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा रासायनिक अपक्रिया की क्रिया विधि, मैकेनिज्म, इन सब का अध्ययन जो है रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत करते हैं। समझ में आ गया ना, रासायनिक बलगतकी में क्या क्या पढ़ा जाएगा भाई, रासायनिक बलगतकी में वही पढ़ा जाता है कि किसी रासायनिक अपक्रिया का वेग, यानी रासायनिक अपक्रिया का वेग क्या है, वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, रासायनिक अपक्रिया की क्रिया विधि यानी मैकेनिज्म क्या होती है, इन सब का निर्धारण जो है रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत ही किया जाता है। तो क्लियर हो गया ना क्या क्या पढ़ना है इसमें रासायनिक बलगतकी में। चलिए अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि रासायनिक अपक्रिया का वेग क्या होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा रासायनिक अपक्रिया का वेग किसे कहते हैं या अपक्रिया का वेग क्या होता है, नहीं पूछा जाएगा तो अपक्रिया की दर किसे कहते हैं, ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अपक्रिया का वेग क्या होता है इसको जान लेते हैं पहले।
देखो भाई, अगर हम बात करें अभिक्रिया का वेग, तो वेग क्या है? देखो बड़ा आसान है, बस आपके समझ में आना चाहिए। भाई किसी अभिक्रिया का वेग इकाई समय में अभिकारक की मोलर सांद्रता में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है? भाई जो हमारा अभिकारक है, भाई अभिकारक लोगे तो उत्पाद बनेगा, तो अभिकारक से कुछ न कुछ परिवर्तन होगा उत्पाद में। कब होगा? जब कुछ समय लगेगा तब होगा। तो कि इकाई समय अंतराल में या इकाई समय में, इकाई मतलब कुछ न कुछ समय हो, तो इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। समझ में आएगा नहीं? याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई इकाई समय अंतराल में अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यही कहा गया है कि किसी अभिक्रिया का वेग, किसका बात कर रहे हो? चाहे अभिक्रिया की दर को चाहे वेग को, बात एक है। किसी अभिक्रिया का वेग इकाई समय में अभिकारक की मोलर सांद्रता में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। मोलर सांद्रता कहो चाहे सांद्रता कहो, मोल सांद्रता कहो, बात एक है। ठीक है, इकाई समय अंतराल में अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ये आपकी पहली डेफिनेशन हो गई। ना समझ में आया तो दूसरी डेफिनेशन देख लो। दूसरी डेफिनेशन ये कहा गया, वह दर, ऐसा दर, रेट, वह दर जो समय के साथ अभिकारक का सांद्रण परिवर्तित होता है। भाई वह दर जो समय के साथ अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तित होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। वह दर जो समय के साथ अभिकारकों का सांद्रण परिवर्तित होता है। भाई कोई मान लीजिए हमारे पास ए है और ये उत्पाद बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, तो अब ए से उत्पाद कब बनेगा? कुछ न कुछ समय तो लगेगा। तो अभिकारकों का सांद्रण, ये जो इसका ए है, कुछ न कुछ परिवर्तन तो हुआ होगा ना। तो जितना परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, वही अभिक्रिया का दर कहलाता है या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। तो वही कहा गया, वह दर जिसमें अभिकारकों का सांद्रण समय के साथ परिवर्तित होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से कोई एक याद कर लेना, जो ना ये दोनों याद कर पाओ तो ये इस वाला याद कर लेना। वह अभिक्रिया जिसका वेग समय के सापेक्ष परिवर्तित होता हो अभिक्रिया का वेग कहलाता है। बस ऐसे भी कह लो, इसमें कोई डिफिनेशन रटने की बात नहीं है, बस यही है और कुछ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए अतिसूक्ष्म समय अंतराल, आप लिख सकते हैं अतिसूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक A की सांद्रता में कमी dA हो तो, भाई मान लीजिए अतिसूक्ष्म समय अंतराल dt, भाई कम समय के लिए d का प्रयोग करते हैं, पूरा समय है तो t का रहेगा। ठीक, तो अतिसूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक A की सांद्रता, कोई अभिकारक A है, मान लीजिए A है और ये उत्पाद बना रहा है, तो A की सांद्रता में कमी dA हो, d लगा दिएगा, थोड़ा सी कमी हो तो dA हो, तो आप बता सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर, भाई कमी हो रही है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, dA अपान dt हो जाएगा। भाई कमी हो रही ना, अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है तो कमी होने के लिए माइनस चिन्ह लगाया जाएगा, तो यह हो जाएगा अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस dA अपान dt हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब आप कह सकते हैं यदि अतिसूक्ष्म समय अंतराल dt में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि dx हो तो, अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हमारा उत्पाद बन रहा है वो dt समय अंतराल में कुछ न कुछ वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि कितना हुआ? dx मान लीजिए हुआ हो तो अभिक्रिया का वेग बराबर dx अपान dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dx अपान dt हो जाएगा। भाई इसमें कोई ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाया गया है, क्यों? क्योंकि ये वृद्धि हो रहा है। किसी वृद्धि हो रहा है? उत्पाद की वृद्धि हो रहा है। आप परिभाषा ऐसे भी बता सकते हो कि अतिसूक्ष्म समय अंतराल में उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ऐसे भी बता सकते हो कि मान लीजिए अतिसूक्ष्म समय अंतराल dt में अभिकारक A की सांद्रता में कमी dA हो रहा हो, अतिसूक्ष्म कमी dA हो रही है, तो अभिक्रिया का वेग माइनस लगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता में कमी हो रही है, तो ये आपका माइनस dA अपान dt हो जाएगा। ना समझ में आए तो एक दूसरे फार्मूला अपना याद रखना, क्या कि अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और बटा समय अंतराल। एक जनरल फार्मूला है, कुछ ना समझ में आएगा तो परिभाषा लिख के
इसी फार्मूले को लिख देना, आपका हो जाएगा। यानी अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल, इतना लिख देना, ऊपर की एक डिफिनेशन लिख देना, आपका काम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो इसके अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसमें जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, इसका ग्राफ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। ये हो जाएगा समय और इधर होगा अभिक्रिया की दर, ये अभिक्रिया की दर हो जाएगा, ये समय हो जाएगा और इस तरीके से इसका ग्राफ जो है आपको देखने को मिलेगा। एक बात और याद रखना, ये अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग जो होता है इसका इकाई क्या होती है, ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया है। आप लिख सकते हैं अभिक्रिया का वेग प्रायः मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर मतलब लीटर इनवर्स हो जाएगा, प्रति सेकंड मतलब यस इनवर्स हो जाएगा। ये इसका जो है क्या है, मात्रक है। समझ में आया कि नहीं? ये भी खूब पूछा गया है कि अभिक्रिया की दर अथवा वेग का मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड ये अभिक्रिया की दर अथवा वेग का मात्रक है। समझ में आ गया ना कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है? तो भाई वह समय जिसमें अभिकारक अथवा उत्पाद का सांद्रण परिवर्तित होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटे समय अंतराल, इतना अगर आप कर देते हैं तब आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाता है। समझ में आया नहीं? हमने आपको डिटेल से बता दिया, कोई जरूरी नहीं इतना डिटेल से लिखे, जिस हिसाब से आप पेपर में पूछा जाता है 2 नंबर में, 1 नंबर में, 3 नंबर में, उसी हिसाब से आपको लिखना है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया ना? चलिए अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसको भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें यदि जो अभिक्रिया होती है तो इन अभिक्रिया में जो हमने अभिकारक लिया है और उत्पाद में परिवर्तित करने वाले हैं समय के सापेक्ष, तो ऐसा क्या इस पर इफेक्ट पड़ता है, किन किन चीजों का इस पर जो है प्रभाव देखने को मिलता है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्रकाश का प्रभाव, यानी जो प्रकाश है, देखो ये कोई जरूरी नहीं जो लिखे हैं यही आप लिखो, आप अगर अपने मन से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बस ध्यान रहे क्या लिखना है। बस करना क्या है भाई, प्रकाश का प्रभाव, यानी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही अभिक्रिया, यानी प्रकाश नहीं मिलेगा तो अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो वही कहा गया है कि बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ जाता है। यानी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनका वेग जो है प्रकाश की उपस्थिति में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, बिना कुछ किए। जैसे ही प्रकाश मिलेगा तुरंत अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जैसे कि एक रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा मेथेन है, अगर हम Cl2 से अभिक्रिया कराते हैं और प्रकाश दे देते हैं, यानी इसको ले जाके प्रकाश में रख देते हैं, तो ये हमारा CH3Cl प्लस HCl बनता है। कहने मतलब जैसे ही प्रकाश पाता है यह अभिक्रिया बहुत फास्ट हो जाती है। तो यानी प्रकाश की उपस्थिति में बहुत सारी अभिक्रियाओं का वेग जो है बढ़ जाता है। पहली बात तो क्लियर हो गया, याद हो गया होगा। और ध्यान सुनिए, दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है रासायनिक अभिक्रिया पर? भाई उत्प्रेरक का प्रभाव। किसका प्रभाव? उत्प्रेरक। भाई उत्प्रेरक का काम ही है कि अभिक्रिया की दर को बढ़ाना अथवा घटाना। भाई बढ़ाने के लिए होंगे तो बढ़ा देगा, घटाने के लिए होंगे तो घटा देगा। तो उत्प्रेरक जो होता है यानी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते। कैसे बढ़ा देते हैं? देखो, जो हमारा अभिकारक होता है उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको घटा देते हैं। ये घटाने का क्या मतलब है? भाई वो कह रहा हम अभिक्रिया नहीं करेंगे, ताने खड़ा हुआ है, अभिक्रिया नहीं करेंगे, तो ये उत्प्रेरक क्या करता है, जो उसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज कर देता है। अरे हट, काहे नहीं करेगा, चल हट। यानी उसके ऊपर की जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको डिक्रीज कर देगा। और जब जितने ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगा उतने जल्दी अभिक्रिया कर लेगा। भाई जो मना कर रहा था हम अभिक्रिया नहीं करेंगे, अगर उसको हटा दिया जाए, उसको कम कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक रिएक्शन कर लेगा। तो यही बात हुई ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है उत्प्रेरक की। और ये काम करेगा कौन? ये उत्प्रेरक ही करेगा। उत्प्रेरक क्या करता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, अभिकारक होते हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और जैसे ही कम करता है फट से रिएक्शन कर लेता है। ठीक, तो वही कहा गया उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा, हमने एक्टिवेशन एनर्जी कहा ना, वही हिंदी में है सक्रियण ऊर्जा, नहीं समझो कुछ और बोल दिए। तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं? यानी उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों?
क्योंकि वो जो है अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा का मान घटा देता है। क्लियर हो गया, ये भी याद हो गया। चलो अगला देख लेते हैं। अगला है ताप का प्रभाव। एक बात ध्यान रखना, कोई भी अभिक्रिया हो रही हो, अगर उसमें ताप का प्रभाव आप करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो तुरंत उसका रेट जो है 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यानी कोई अभिक्रिया मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रही, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रही, आप 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिए, तो जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? यानी अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक के ताप पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस का इफेक्ट आप बढ़ाते हैं तो लगभग अभिक्रिया से 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। समझ में आ गया ना? अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव सीधा पड़ता है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो यही कहा गया, अभिक्रिया के वेग पर ताप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस ताप को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग प्रायः 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। समझ में आ गया ना? यानी जैसे ही 25 पर कोई अभिक्रिया हो रहा हो, आप 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दीजिए, तुरंत उसका रेट आपको 2 से 3 गुना बढ़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना? ताप का प्रभाव। अगला है सांद्रता का प्रभाव, कंसंट्रेशन। बस जितने ज्यादा लगाओगे, जितने ज्यादा उसको दोगे, उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, रहेगा ही नहीं तो कहां से प्रोडक्ट बनेगा? तो सांद्रता का प्रभाव भी मायने रखता है, लेकिन ये जो है अभिकारकों के ऊपर निर्भर करता है। जैसा अभिकारक होगा उसी हिसाब से सांद्रता का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसको आप ऐसे बता सकते हैं, 2 रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, एग्जाम्पल से आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा NO है, अगर हम इसको O2 से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा 2NO2 बनेगा। क्या बनेगा? 2NO2। भाई ये NO क्या है? ये भी आपका गैस ही है, ऑक्सीजन ये भी गैस है, और जो बना है ये भी गैस है। तो ये जो है, एक तो ये है। दूसरा रिएक्शन जरा देखते हैं। दूसरा मान लीजिए ये हमारा CH4 है और ये हमारा O2 है, और बनेगा CO2 और H2O बनेगा। ये सेकंड रिएक्शन है। देखो ये जो आपका रिएक्शन, आपके सामने दोनों रिएक्शन देख रहे हैं आप, दोनों रिएक्शन दिखाया गया है। भाई इसमें अगर गौर से देखोगे, जो पहली वाली अभिक्रिया है इसका वेग दूसरे वाले से अधिक है, इसका वेग सेकंड वाले से अधिक है। तो ये अभिकारक की सांद्रता यानी अभिकारकों की प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जैसा अभिकारक की नेचर होगा, प्रकृति होगा, उसी हिसाब से अभिक्रिया का वेग जो है प्रभावित होता है। तो ये पहली वाली अभिक्रिया जो है इसका रेट अधिक होगा, किसके? दूसरी वाली अभिक्रिया के हिसाब से। समझ में आया कि नहीं? तो ये है, आप बता सकते हैं समान दशाओं में समीकरण 1 का मान जो होगा समीकरण 2 से अधिक। क्लियर? तो ये तो आपका है अभिक्रिया की दर को यानी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक बताएं? सबसे पहला कारक है प्रकाश का प्रभाव, याद रखिएगा प्रकाश का प्रभाव। दूसरा है उत्प्रेरक का प्रभाव, तीसरा है ताप का प्रभाव, चौथा है सांद्रता का प्रभाव, और पांचवा है अभिकारकों की प्रकृति यानी अभिकारकों की प्रकृति का प्रभाव। यानी जैसा प्रकृति होगा, उसका जैसा नेचर होगा, उसी हिसाब से इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन पर प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं और वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और इसकी इकाई क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।